तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के बच्चों इस अपनी रिवीजन क्लास में हम अपने सीए फाइल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं। एंड वो टॉपिक आता है आपका सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन। तो आपके सिलेबस में सेबी की सिर्फ एक ही रेगुलेशन कवर की गई है, एंड दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। और आज उन्हीं रेगुलेशन को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। रिवीजन बेटा हम स्टार्ट जरूर करेंगे और सारे टॉपिक्स को भी जल्दी से रिवाइज करेंगे, बट वीडियो के इनिशियल कुछ मिनट्स में मैं आपको इन रेगुलेशंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और इन रेगुलेशंस को फ्रेम कैसे किया गया, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये रेगुलेशंस याद करने में दिक्कत ना आए। ये सारी बातें हम अपने रेगुलर बैचेस में भी सीखते थे, पर फटाफट से मैं आपको एक बार ब्रशअप करता हूं कि ये रेगुलेशंस बनाई कैसे गई हैं, एंड फिर इनकी बातों पर हम जाएंगे कि हमारे सिलेबस में इसकी क्या क्या बातें कवर्ड है। बेटा अगर एलओडीआर रेगुलेशंस की हम बातें करें तो ये रेगुलेशन आपकी 2015 में सेबी ने बनाई थी। सेबी की बहुत सारी रेगुलेशंस होती है, और कभी भी आपको वर्ड रेगुलेशन सेबी के साथ देखने को मिल जाए तो समझ जाना ये सब सेबी ने ड्राफ्ट किया हुआ है, और रेगुलेशंस बनाने की पावर यहां पर सेबी के पास है। अब जब 2015 में ये रेगुलेशंस आई, इनके आने का रीजन क्या था? 2015 से पहले बेटा जितनी भी कंपनीज इंडिया में लिस्ट होती थी, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी, वो जब भी किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट होती थी तो उनको स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ एक लंबा चौड़ा लिस्टिंग एग्रीमेंट करना पड़ता था, और उनके लिस्ट होने पर उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें लिस्ट होने के बाद क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, उसकी सारी रिक्वायरमेंट इन लिस्टिंग एग्रीमेंट से निकलकर आया करती थी। अब दिक्कत क्या था? अगर मैं दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हूं, हर किसी के साथ मेरा एक अलग अलग एग्रीमेंट हो रहा है, और हर एग्रीमेंट में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स भी सेपरेट है, तो कंपनीज के लिए कंप्लायंसेस करने बड़े मुश्किल हो जाते थे। इस दिक्कत को रिकॉग्नाइज करते हुए सेबी ने कहा जी अब मैं आज के दिन में एक रेगुलेशन ही बना दे रहा हूं विद द नेम ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। और आज के दिन में एक लिस्टेड कंपनी को या एक कंपनी को लिस्ट होने के बाद किन किन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा और कौन कौन से डिस्क्लोजर देने होंगे, ये सारी बातें अब मैं इन रेगुलेशंस में लिख देता हूं। और आज के बाद आपको बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ इतने लंबे चौड़े एग्रीमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन में आप सिर्फ एक या दो पेज का एक छोटा सा लिस्टिंग एग्रीमेंट कर लेना, और उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में हम सिर्फ एक बात लिख देते हैं कि हर लिस्टेड कंपनी सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस को करेगी कंप्लाई। तो इससे कंपनी का फायदा क्या हो गया? आज अगर आप मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड हो, आपको हर स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो लिस्टिंग की ऑब्लिगेशंस है अलग अलग कंप्लाई नहीं करनी, आपको एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन बनाकर यहां पर दे दी गई है। तो इस वजह से ये रेगुलेशन की गई थी इंट्रोड्यूस। अब जब ये रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करी तो सेबी ने इनको ड्राफ्ट कैसे किया, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार समझाता हूं। तो आपकी जो मेन बुक है वहां पर आपको एलओडीआर का एक स्ट्रक्चर दिया गया था। सबसे पहली बात, ये वाली रेगुलेशन आपकी फोर्स में आई थी 1 दिसंबर 2015 को, और सेबी ने इनको कैसे ड्राफ्ट किया? सेबी ने इन रेगुलेशंस को वेरियस चैप्टर्स में किया था डिवाइड। स्टार्टिंग में तो आपका पहला चैप्टर आ गया प्रिलिमिनरी का, जहां पर आपको इस रेगुलेशन का नाम, दायरा, इसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दों का मतलब बताया गया, रेगुलेशन 1 2 3। सेकंड यहां पर आया प्रिंसिपल्स गवर्निंग द डिस्क्लोजर, कि जी इन रेगुलेशंस के तहत कंपनी जब भी आपको एक डिस्क्लोजर करोगे कैसे करना, ट्रू एंड फेयर व्यू, घपलेबाजी ना करो, तो कुछ जनरल प्रिंसिपल यहां रेगुलेशन नंबर 4 में आए। अगला चैप्टर आया कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, मतलब इस चैप्टर में आपको जो रेगुलेशंस दी गई और जो बातें इस चैप्टर में सेबी आपको बता रहा है, ये बातें हर टाइप के लिस्टेड एंटिटी को फॉलो करनी है, चाहे आपकी इक्विटी लिस्टेड हो, चाहे आपके डिबेंचर लिस्टेड हो, चाहे आपके आईडीआर लिस्टेड हो। ये हैं कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस फॉर एवरी लिस्टेड एंटिटी। पर उसके बाद जब सेबी ने इन रेगुलेशंस को आगे ड्राफ्ट किया, सेबी ने इन रेगुलेशंस को किया बाइफरकेट, और सेबी ने क्या कहा? अगर आप अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करवाते हो, इन दैट केस लिस्टेड कंपनी, आपको चैप्टर 4 की बातें माननी होंगी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का यहां पर क्या मतलब है? इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो अगर किसी कंपनी ने अपने इक्विटी या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट करवाया, तो उसकी लिस्टिंग की ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये चैप्टर आपको सिखाता है। अगर किसी कंपनी ने अपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट या प्रेफरेंस को लिस्ट कराया, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगला चैप्टर बताता है। किसी ने अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेबल दोनों को लिस्ट करवाया, तो क्या रिक्वायरमेंट है, यहां पर आई। किसी ने अपने आईडीआर को लिस्ट करवाया, किसी ने अपने सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट जो सरफाइजी एक्ट में इशू होता है उन्हें लिस्ट करवाया, किसी ने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को लिस्ट करवाया, कोई सोशल एंटरप्राइज है, किसी ने बेटा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज, यहां पर चैप्टर को आगे बाइफरकेट किया गया डिपेंडिंग कि आप अपनी कौन सी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाते हो। तो अकॉर्डिंगली ध्यान रखना, एलओडीआर की हर बात हर टाइप की लिस्टेड एंटिटी पर नहीं लगती। वो बात सिर्फ कौन सी लिस्टेड एंटिटी पर लगेगी, आपको देखना पड़ेगा उसने अपनी कौन सी सिक्योरिटी को करवाया हुआ है लिस्ट। अब क्या बेटा ये पूरी एलओडीआर रेगुलेशन आपके सीए फाइनल सिलेबस का पार्ट है? द आंसर इज नो। सीए फाइनल सिलेबस में आपकी ये सारे चैप्टर्स कवर्ड नहीं है। सीए फाइनल के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी का आ जाता है, कुछ खास बात नहीं बोलता। चैप्टर 2 भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 3 की कुछ कुछ बातें आपके सिलेबस में है, तो जो चैप्टर 3 में कॉमन ऑब्लिगेशन आती है उसकी कुछ कुछ बातें आपके सिलेबस में है। एंड देन जब चैप्टर 4 आता है कि कंपनी अगर आपने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को लिस्ट करवाया, जो आपका रेगुलेशन 15 से लेकर 48 है, इनमें से काफी रेगुलेशंस आपके सिलेबस में कवर की गई हैं। तो जो बातें हम बेटा सीखने जा रहे हैं
उनको सीखने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि वो बात किस किस कंपनी पर कैसे अप्लाई करेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये सारी बातें क्लियर है, विद दिस हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं और रिवीजन के लिए हम अपनी कॉम्पैक्ट बुक का करेंगे इस्तेमाल। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा एलओडीआर रेगुलेशंस की कुछ ऐसी बातें हैं जो है कॉमन ऑब्लिगेशन, मतलब ये वाली बातें हर लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करनी है, चाहे उसकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड हो, चाहे आईडीआर लिस्टेड हो, चाहे डिबेंचर लिस्टेड हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो ये कॉमन ऑब्लिगेशन क्या है? सबसे पहला भी ये रेगुलेशंस आपकी कब कब अप्लाई कर जाती हैं? अगर आपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह को लिस्ट करवाया है, चाहे आपने नॉन कन्वर्टेबल को लिस्ट करवाया है, चाहे आईडीआर को, चाहे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, चाहे सिक्योरिटी रिसीट्स, चाहे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट। तो ये तो आई एप्लीकेबिलिटी। अब आ जाते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन और वहां पर सबसे पहले आई आपकी रेगुलेशन नंबर 5। इसने बस क्या कहा कि लिस्टेड एंटिटी में जो भी केएमपी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर या एनी अदर पर्सन जो लिस्टेड एंटिटी में काम करता है, दे विल मेक श्योर कि वो कंपनी इन रेगुलेशंस का कंप्लायंस सही तरीके से कर रही हो। ये आपकी एक बेसिक सी कॉमन ऑब्लिगेशन। अगली बात आई रेगुलेशन 6। ये इंपॉर्टेंट है कि हर लिस्टेड एंटिटी के अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर का होना जरूरी है और कंपनी किसी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपने कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर करेगी अपॉइंट। दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी कि हर कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर जरूर हो। एज द नेम सजेस्ट, ये ऑफिसर क्या काम करता होगा? कंप्लायंस चेक करता होगा। फिर भी इसकी ड्यूटीज क्या होंगी? सेबी ने इन रेगुलेशन में खुद से बताया और उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक आ जाता है सीओ। कंप्लायंस ऑफिसर से निमोनिक क्या बना? सीओ। तो जी क्या क्या ड्यूटीज हैं? कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजन। तो जी कंप्लायंस ऑफिसर विल मेक श्योर कि कंपनी इन सारी रेगुलेशंस की बातों को फॉलो कर रही है। कोऑर्डिनेट विद सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी। कभी भी कंपनी को सेबी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डिपॉजिटरी के साथ कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, कंपनी के बिहाफ पर कंप्लायंस ऑफिसर ये काम करेगा। करेक्ट प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। तो जी जो भी इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट एक लिस्टेड कंपनी फाइल करेगी, उसमें जो भी जानकारी जा रही है वो एकदम ठीक है। उस प्रोसीजर को भी कौन ले डाउन करेगा? आपका कंप्लायंस ऑफिसर। और फाइनली कंपनी का ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वो भी कंप्लायंस ऑफिसर द्वारा ही की जाती है रेगुलेट। तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। एंड फाइनली द लास्ट कॉमन ऑब्लिगेशन जो आपके सिलेबस में है, दैट इज रेगुलेशन नंबर 7 कि कंपनी आपका जो शेयर ट्रांसफर करने का काम है, उसके लिए या तो आप एक इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी रखो या आप इस काम को आउटसोर्स भी कर सकते हो। तो शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड काम के लिए कंपनी आप इन हाउस फैसिलिटी भी रख सकते हैं या आप कोई शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रार एजेंट को भी कर सकते हैं अपॉइंट। तो ये आती हैं कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और ये हर एंटिटी करेगी कंप्लाई। इसके बाद बेटा आपके सिलेबस में एलओडीआर रेगुलेशंस की जो भी बातें कवर की गई, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन 17, 18, 19, 20, 21, ये कुछ रेगुलेशंस आपके सिलेबस का पार्ट है। ध्यान रखना ये वाली बातें हर लिस्टेड एंटिटी पर नहीं लगती। अब जो बातें हम सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ कौन सी लिस्टेड एंटिटीज पर लगेंगी? जिन्होंने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को करवाया है लिस्ट। क्योंकि अब हम जो रेगुलेशंस पढ़ेंगे वो 15 टू 48 इस लिस्ट में फॉल करेगी। तो ये वाले लिस्ट में सिर्फ वो कंपनीज कवर्ड है जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है लिस्टेड। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का यहां पर क्या मतलब है? इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आते हैं भाई और इन बातों को पढ़ना करते हैं स्टार्ट। बस यहां पर आगे जाने से पहले मैं एक और केविएट देना चाहूंगा। अब टीचर क्या करूं, पूरी बात बताए बिना मन नहीं भरता। तो बेटा अब हम सीधा स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलेशन 17, 18, 19, 20, 21 पर। ध्यान रखना आप जो ये आगे बातें पढ़ रहे हो, ये बातें सिर्फ कौन सी कंपनीज पर लगती हैं? जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है लिस्टेड। पर साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर किसी कंपनी ने लेट से अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करवा लिए, तो क्या उस पर 17, 18, 19, 20, 21 आगे दी गई रेगुलेशन पक्का पक्का लगेगी? क्या इसकी गारंटी है? द आंसर इज नो। क्योंकि साथ में बेटा इस चैप्टर में आती है एक रेगुलेशन नंबर 15। दैट इज जो ये चैप्टर की बातें आप सीखने जा रहे हो, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है रेगुलेशन 15 से। और रेगुलेशन 15 समझाता है कि इस चैप्टर की कौन कौन सी बात कौन कौन सी लिस्टेड एंटिटी को करनी है कंप्लाई। तो आपको ये चैप्टर की बातें पढ़ने से पहले हमेशा रेगुलेशन 15 पढ़नी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि आप जो रेगुलेशन 17 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, जो ऑडिट कमेटी, ये सारी बातें आप पढ़ने जा रहे हो, क्या ये स्पेसिफिक लिस्टेड एंटिटी पर एप्लीकेबल है भी या नहीं। वो एप्लीकेबिलिटी आपको पता चलती है रेगुलेशन 15 से। पर क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन 15 को हमारे सिलेबस में नहीं रखा, तो हम भी इसमें नहीं जाते। पर जो केविएट में देना चाह रहा हूं, क्या देना चाह रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा है, आगे आने वाली जितनी भी बातें हैं, ये बातें सिर्फ एक ऐसी लिस्टेड एंटिटी पर अप्लाई करती है जिसकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड हो। पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि
कुछ कुछ छोटी छोटी कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपने अपनी इक्विटी को तो लिस्ट करवाया पर आपकी नेटवर्थ वगैरह लिमिट से काफी कम है, तो आप इन बातों से फिर भी हो जाते हो एग्जाम। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वाली लिस्टेड एंटिटी को भी इन रेगुलेशन से कभी कभी एग्जाम किया जाता है। प्रैक्टिकली अगर आपको वो सीखना है, आप रेगुलेशन 15 पढ़ सकते हो। तो ये मेरा कैविएट था, वो सब आपको पेपर के लिए नहीं करना, पेपर के लिए तो बस आपको इन रेगुलेशंस की बातें पढ़नी है। और आ जाते हैं भाई, सबसे पहले यहां पर आ रहा है आपका रेगुलेशन नंबर 17, जो आपका डील कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन से। तो जी लिस्टेड कंपनी, आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन ऐसा रखना पड़ेगा, ये है आपकी लिस्ट होने की ऑब्लिगेशन। तो अगर आप लिस्ट करा रहे खुद को, ये ऑब्लिगेशन आपको कंप्लाई करनी है। सर बोर्ड का कॉम्पोजिशन तो कंपनीज एक्ट भी बताता है, सेक्शन 149 में हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखना बेटा, जो लिस्टेड कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट की बात मानेगी या सेबी की बात मानेगी? विच एवर इज मोर स्ट्रिक्ट उसकी बात मानेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनीज एक्ट कह देता जी आपका काम मिनिमम 3 डायरेक्टर से चल जाएगा, पर सेबी करे नहीं जी लिस्टेड कंपनी आपके पास मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए, तो जी कंपनी किसकी बात मान लेगी? सेबी की। क्योंकि जैसे आप 6 डायरेक्टर वाली बात मानोगे, 3 वाली ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाएगी। तो विच एवर इज मोर स्ट्रिक्ट, कंपनी उसकी बात करेगी फॉलो। देखते हैं अब सेबी ने लिस्टेड एंटिटी के लिए क्या कहा। तो जी सेबी ने कहा कि जी आप अपने बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसे करना कंपनी। तो जी लॉ ने कहा सबसे पहली बात, जो इंडिया की टॉप नॉच 2000 लिस्टेड एंटिटीज होंगी। तो 2000 लिस्टेड एंटिटीज का मतलब जो इंडिया की 2000 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैप। मतलब पिछले साल जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप सबसे ज्यादा था, ऐसी 2000 कंपनी हम उठाएंगे। उन 2000 कंपनीज को एक रिक्वायरमेंट क्या कंप्लाई करनी है कि उनमें कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, ये मिनिमम 6 डायरेक्टर वाली बात हर लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। ये वाली बात सिर्फ किस लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल होगी? जो 2000 टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज की लिस्ट में फॉल करती है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस। तो इन कंपनीज को हमने यहां पर कवर किया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए ही है। और कौन सी कंपनी टॉप 2000 में आती है, उसके लिए हम उनकी पिछले साल के आखिरी दिन की मार्केट कैप चेक करते हैं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, लेट्स सपोज बेटा हमने पिछले साल के आखिरी दिन की मार्केट कैप देखी और अदानी एंटरप्राइजेस भी टॉप 2000 में आ रही थी, पर बाद में उसका शेयर प्राइस इतना गिर गया कि वो मार्केट कैप के क्राइटेरिया में फिट नहीं कर रही। तो क्या फिर भी अदानी में 6 डायरेक्टर्स रहेंगे? द आंसर इज यस। ये बात भी इसी रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर 3 में लिखी थी कि जी अगर मार्केट कैप के क्राइटेरिया की वजह से कोई कंपनी एक बार एलओडीआर में फंस जाएगी, तो इवन दो उसकी मार्केट कैप फ्यूचर में गिरी क्यों ना जाए, उसे फिर भी वो बात करनी पड़ेगी कंप्लाई। आई होप आपको ये सब बातें ध्यान आ रही हो। तो ध्यान रखना जी, इंडिया की जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट आई कि आपके पास मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगली बात, हर लिस्टेड एंटिटी को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वाली बात जो हम पढ़ रहे हैं ये हर लिस्टेड एंटिटी के लिए है। तो जी हर लिस्टेड एंटिटी को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरीके से कंपोज करना पड़ेगा कि बोर्ड पर मिनिमम 50% डायरेक्टर कैसे होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव। बोर्ड पर कम से कम एक विमेन डायरेक्टर जरूर होनी चाहिए। और जी अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज की लिस्ट में आते हो, तो आपको कम से कम एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर भी करनी पड़ेगी अपॉइंट। यहां पर हमने क्लासेस में रिलायंस का एग्जांपल लिया था, क्योंकि रिलायंस टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में आता है। तो रिलायंस के बोर्ड पर अगर आप चेक करोगे बेटा, एक तो नीता अंबानी भी आपको देखने को मिलेगी। नीता अंबानी जो विमेन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पर नीता अंबानी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए रिलायंस ने अपने बोर्ड के ऊपर श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया है। तो रिलायंस ने इस रेगुलेशन को कंप्लाई कर रखा है। तो यह आया बोर्ड कंपोजिशन का मीनिंग। अगली इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है, इसको ध्यान से समझना कि जी रिलायंस के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? तो जी सेबी ने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का चेयरपर्सन कौन है। तो लॉ ने कहा कंपनी, अगर आपने अपने किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है, ऐसे केस में आपका काम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से चल जाएगा। मतलब आपके बोर्ड पर अगर 12 डायरेक्टर हैं, उनमें से अगर 4 भी इंडिपेंडेंट है, आपका काम चल जाएगा। पर कंपनी, अगर आपके बोर्ड पर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन नहीं है, यहां पर ध्यान रखना दोनों केसेस कवर्ड है। दोनों केसेस कौन से? अगर कंपनी ने किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चेयरपर्सन बना दिया, जैसे रिलायंस ने बनाया हुआ है, उन्होंने मुकेश अंबानी जो एमडी है उन्हें चेयरपर्सन नियुक्त कर रखा है। तो अगर आपने किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चेयरपर्सन बना दिया, या कंपनी में बाई चांस चेयरपर्सन है ही नहीं, दैट इज कंपनी ने चेयरपर्सन नाम का पद ही नहीं रखा हुआ, ऐसे केस में बेटा उस कंपनी में मिनिमम 50% डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो एक लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा उसके चेयरमैन पर। अगर चेयरमैन कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो जी 1/3 से काम चल जाएगा। पर अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो कम से कम आधे डायरेक्टर आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक चीज जो हमने समझी थी, लेट्स सपोज रिलायंस है, रिलायंस में लेट्स सपोज नीता अंबानी जी भी एक डायरेक्टर है। और अगर आप रिलायंस का बोर्ड उठाकर देखोगे, नीता अंबानी जी एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो जी अगर नीता अंबानी को हम रिलायंस का चेयरमैन बना दें,
तो जी ऐसे केस में क्या उसका काम सिर्फ 1/3 इंडिपेंडेंट से चलना चाहिए? नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि नीता अंबानी जो है ना वो रिलायंस के प्रमोटर के इंटरेस्टेड है, मतलब प्रमोटर से रिलेटेड है। तो लॉ ने क्या कहा, अगर आपने किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चेयरपर्सन तो बना दिया, पर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? ही इज आइदर अ प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर या रिलेटेड टू एनी पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग द मैनेजरियल पोजीशन। तो चेयरमैन आपने एनईडी को बनाया तो सही, पर वो एनईडी प्रमोटर या मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में कंपनी आपको कम से कम 50% डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करने पड़ेंगे? इंडिपेंडेंट। आई होप ये बात सबको क्लियर हो। तो ध्यान रखना, नॉर्मली स्पीकिंग चेयरमैन एनईडी है, 1/3 से काम चल जाएगा। चेयरमैन एनईडी नहीं है, 50% डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। पर चेयरमैन एनईडी होने के बावजूद प्रमोटर से रिलेटेड है, मैनेजमेंट पोजीशन से रिलेटेड या खुद से एक प्रमोटर है, ऐसे केस में आपको 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने ही करने पड़ेंगे। और लास्टली सेबी ने एक बात क्या कह दी, अगर कंपनी तूने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे है, मतलब तूने ऐसा इक्विटी शेयर इशू कर रखा है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर, आसान भाषा में बोले तो डीवीआर। तो आप कंपनी एक्ट में एक टॉपिक पढ़ते थे डीवीआर, सेबी डीवीआर को नाम देता है एसआर इक्विटी शेयर। तो जी अगर किसी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, लॉ कह रहे हैं जी फिर आप चेयरमैन मेयरमैन भूल जाओ, ऐसे केस में तो आपके बोर्ड पर एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए। दैट इज ऐसे केस में चेयरमैन देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है, एटलीस्ट 50% डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बातें आई बोर्ड कॉम्पोजिशन की। अगली बात बेटा यहां पर क्या आई, ये आई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। कंपनी अगर आप अपने बोर्ड पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हो जिनकी एज 75 साल है, तो कंपनी आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ध्यान रखना बच्चा, आप इस रिक्वायरमेंट को कई बार कंपनीज एक्ट से मिक्स कर जाते हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 196 में भी आपने सिमिलर बात पढ़ी थी, पर इन दोनों रिक्वायरमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर कैसे है? 196 जो कंपनीज एक्ट बोलता था, 196 किस पर अप्लाई करता था? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर पर, और वहां पर एज की लिमिट कितनी थी? 70 साल। तो 196 कहता था अगर कंपनी 70 साल के इंसान को अपना एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनाना चाहेगी तो उसे एसआर पास करना है। अगर एसआर पास नहीं हो पर फेवर वाले वोट अगेंस्ट से ज्यादा गए तो सीजी अप्रूवल से काम चल जाएगा। यहां पर ये जो रिक्वायरमेंट है ये एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर पर लगी नहीं रही, ये रिक्वायरमेंट किस पर लग रही है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर। तो अगर कंपनी आप 75 साल, यहां पर 70 नहीं, यहां पर एज लिमिट भी कितनी है? 75। अगर आप 75 ईयर्स एज के पर्सन को अपना एनईडी बनाओगे तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगली बात इस रेगुलेशन ने क्या कही कि कंपनी, आप जब भी अपनी कंपनी में कोई डायरेक्टर मैनेजर अपॉइंट करोगे तो उनके अपॉइंट हो जाने के बाद या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, सॉरी इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग, या 3 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, आपको मेंबर्स द्वारा उनका अपॉइंटमेंट अप्रूव करवाना पड़ेगा। सर कंपनी में तो डायरेक्टर मेंबर द्वारा ही आते हैं, हर डायरेक्टर थोड़ी ना आता है। फॉर एग्जांपल कोई एडिशनल डायरेक्टर है, अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो हम जनरल मीटिंग में इस तरीके से अप्रूवल लेंगे। और बाई चांस हम कंपनी के बोर्ड पर किसी ऐसे पर्सन को डायरेक्टर का पद देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अपॉइंटमेंट पहले कभी मेंबर्स ने रिजेक्ट किया था, तो लॉ ने क्या कहा, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को डायरेक्टर बनाना चाहोगे जो पास्ट में शेयर होल्डर द्वारा कभी रिजेक्ट हुआ था, ऐसे केस में अगले 3 महीने में एसआर से काम नहीं चलेगा। ऐसे केस में आपको शेयर होल्डर्स का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करने के लिए आप पहले से शेयर होल्डर से पूछोगे, तब जाकर के वो अपॉइंट हो पाएगा। ये आई लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। एंड फाइनली यहां पर बोर्ड मीटिंग की बात आई, और यहां पर ये बात सेम है कि जी एक लिस्टेड कंपनी भी साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करेगी, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होगा। एंड यहां पर देन रिक्वायरमेंट आई कोरम की। ध्यान रखना बेटा, आपने कंपनीज एक्ट में भी कोरम पढ़ा था सेक्शन 174, पर सेबी ने लिस्टेड कंपनी का कोरम अपनी तरफ से थोड़ा सा अलग बताया। और सेबी ने क्या कह दिया जी, मैं जो कोरम बता रहा हूं ये कोरम की रिक्वायरमेंट लगेगी सिर्फ टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज पर। तो सर जो बाकी की कंपनीज है उनमें कोरम कितना होगा? वो 174 पड़ेगी। तो जी जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज है उनके लिए कोरम कितना हो गया? 1/3 और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, बट एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो प्रेजेंट रहना चाहिए। कंपनीज एक्ट में बेटा यहां 3 की जगह 2 था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अलग से कोई बात नहीं थी, पर सेबी ने इसको चेंज कर दिया और उन्होंने कहा जी 1/3 या 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, दिस विल बी द कोरम। पर मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर आए। दिस इज ऑल अबाउट आपका रेगुलेशन नंबर 17। तो यह है बेटा आपका रेगुलेशन 17, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। अगला आपका यह रेगुलेशन 17A, ये किसी से डील करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कि एक इंसान एक समय पर मैक्सिमम कितनी कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है। तो इसने कहा जी क्योंकि रेगुलेशन 17A है तो इसलिए इसमें क्या आ रहा है? 7। तो आप मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हो? इसने कहा जी अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। और जब हम ये बोलते हैं ना, ध्यान रखना, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कहा बेटा, मतलब आप 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। तो हर टाइप की डायरेक्टरशिप यहां पर काउंट हो रही है। तो आप मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज के ही डायरेक्टर हो सकते हो। सर हमने तो एक सेक्शन 165 भी पढ़ा था,
वहां तो लिखा था एक इंसान 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है और 10 पब्लिक या ऐसी प्राइवेट में डायरेक्टर हो सकता है जो पब्लिक की होल्डिंग है, सब्सिडरी है। तो ध्यान रखना बेटा, वो सेक्शन आप इस रेगुलेशन के साथ रखकर पढ़ते हो, क्योंकि ये रेगुलेशन जो लिमिट लगा रही है, ये लिमिट लगा रही है लिस्टेड कंपनीज की डायरेक्टरशिप पर। तो अगर मैं 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बनना चाहूं, मैं बन सकता हूं। उसके बाद क्या मैं अनलिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? यस। मैं 3 और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, 10 और प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा। बन गई बात। तो सेबी ने जो रोक लगाई है, रोक सिर्फ किस डायरेक्टरशिप पर लगाई है? अगर आप लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो। ध्यान रखना, सेबी ने अनलिस्टेड कंपनी की डायरेक्टरशिप को टच नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो गए। और साथ में सेबी ने क्या कह दिया, अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी में एमडी या डब्ल्यूटीडी हो, ऐसे केस में आप 7 कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ऐसे केस में आप सिर्फ मैक्सिमम 3 और कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाओगे। ये लिमिट भी यहां पर लगाएगी। बस फाइनली सेबी ने यहां पर एक ब्रीदर दिया और उन्होंने क्या कहा, यहां पर हम जो ये वर्ड लिस्टेड एंटिटीज बोल रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी का मतलब सिर्फ एक ऐसी एंटिटी को माना जाएगा जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है। तो अगर किसी ने अपने प्रेफरेंस डिबेंचर लिस्ट करा रखे है, वो इस सेक्शन के लिमिट में कवर्ड नहीं है, वो फिर 165 पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट आपका रेगुलेशन 17A। तो रेगुलेशन 17 आया बोर्ड के कॉम्पोजिशन का, 17A आया जिसने आपकी डायरेक्टरशिप्स की लिमिट यहां पर करी है सेट। फिर बेटा यहां पर बातें आई रेगुलेशन 18, 19, 20, 21। और ये 4 जो रेगुलेशंस आ रही हैं, ये आपकी डील करती हैं कमेटीज से। रेगुलेशन 18 कहते हैं जी लिस्टेड एंटिटी ऑडिट कमेटी, 19 डील करता है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, 20 आपका डील करता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एंड फाइनली 21 आपका डील करता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो बेटा अब हम कमेटीज की बातें सीखने जा रहे हैं, और बुक से अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर आप मेन बुक और स्टडी मैट से पढ़ते हो, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, पर यहां पर मैंने कॉम्पैक्ट में इसको स्ट्रीमलाइन मैनर में देने की कोशिश करी है। तो किसी भी कमेटी के लिए सेबी अपनी तरफ से प्राइमरली 3 बातें बताता है। पहला तो इन कमेटीज का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, फिर इन कमेटीज का कोरम कितना होगा, और फाइनली ये कमेटी साल में कितनी बार मीटिंग करेगी। तो ये 3 बातें किसी भी टाइप ऑफ कमेटी के लिए जनरली सेबी बताता है। और ध्यान रखना, जब बेटा हम ये बातें पढ़ते हैं, ये सिमिलर बातें हम कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में भी पढ़कर आए थे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 170 आपका डील करता था ऑडिट कमेटी से, 178 डील करता था एनआरसी से, 178 ही डील करता था एसआरसी से। बस कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नाम का कोई सेक्शन नहीं था। मतलब एज पर कंपनीज एक्ट किसी भी कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनानी होती, वो सिर्फ सेबी कहता है। पर ये जो पुरानी 3 कमेटीज आप देख रहे हो, एसी, एनआरसी और एसआरसी, इसके रिस्पेक्टिव सेक्शन कंपनीज एक्ट में भी थे। तो पेपर में आंसर बड़े ध्यान से करना कि पेपर में जो सवाल आया है वो कंपनीज एक्ट वाला क्वेश्चन है या वो सेबी एलओडीआर का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों केसेस में रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो देखते हैं भाई सेबी ने ऑडिट कमेटी के लिए पहले क्या कहा। तो आते बेटा पहले ऑडिट कमेटी पर और देखते हैं सेबी ऑडिट कमेटी के लिए यहां पर क्या ले डाउन कर रहा है। मैं पहले आपको कंपनीज एक्ट की बातें थोड़ी सी याद दिला देता हूं। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता था जी, जिस भी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, एज पर कंपनीज एक्ट कौन कौन सी कंपनी ऑडिट कमेटी बनाती थी? एक तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी या हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीएलटी थी 10-50-100। पीएलटी का मतलब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, ऐसी कंपनीज के लिए ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी था। और कंपनी से कहता था जी कंपनी आप अपनी कमेटी ऐसे बनाना कि उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो, मेजॉरिटी होने चाहिए इंडिपेंडेंट, और आपके ऑडिट कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। ये सारी बातें बेटा कंपनी एक्ट ने बोली थी। अब देखते हैं सेबी ने क्या कहा। सेबी ने कहा जी लिस्टेड एंटिटी आपकी भी ऑडिट कमेटी पर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, पर ध्यान रखना मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट से काम नहीं चलेगा। आपकी ऑडिट कमेटी पर कम से कम 2/3 2/3 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। पर कंपनी गलती से अगर तूने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो तेरी ऑडिट कमेटी पर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही आएंगे। दैट इज 100% मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगला कह रहे हैं जी ये बात भी कंपनीज एक्ट से अलग है। कंपनीज एक्ट कहता था मेजॉरिटी मेंबर को खाते पढ़ने आते हो काम चल जाएगा, सेबी कह रहे नहीं चलेगा। सेबी कह रहे जी लिस्टेड कंपनी तू अगर ऑडिट कमेटी बनाएगी, तेरे सारे मेंबर्स कौन होने चाहिए? दे शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज हो, और कम से कम एक मेंबर ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका अकाउंटिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज हो। ये एक नई बात है जो सेबी ने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कई बार पेपर में सवाल आए हैं, तो ये कॉम्पोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहे हैं जी चेयरपर्सन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड शैल बी प्रेजेंट एट द एजीएम। दैट इज ऑडिट कमेटी में जिसको भी चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन बनेगा और हर एजीएम में वो प्रेजेंट रहेगा। और जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑडिट कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर करेगा काम।
तो ये आया ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन एज पर सेबी एलओडीआर। 3 डायरेक्टर, 2/3 इंडिपेंडेंट, एसआरए तो सारे इंडिपेंडेंट। अगली बात, सारे मेंबर फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट पक्का से होगा। कंपनी का सॉरी ऑडिट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एजीएम में प्रेजेंट रहेगा, और कंपनी का सीएस इस कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है। अगली बात आई कोरम की। कंपनीज एक्ट ने ऑडिट कमेटी का कोई कोरम बताया नहीं, पर सेबी अपनी कमेटी का बता रहा है। तो सेबी कह रहे जी किसी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी की जब भी कोई मीटिंग आएगी उसमें कोरम कितना है, 1/3 या 2 मेंबर विचएवर इज हायर, पर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट रहने चाहिए। तो दिस इज द कोरम एज पर सेबी लॉ। एंड फाइनली सेबी ने कहा जी ऑडिट कमेटी आप भी साल में कम से कम 4 बार मिलना, और 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये आई बेटा बातें रिगार्डिंग दी ऑडिट कमेटी। अगली बात यहां पर आई एनआरसी की, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। इसके लिए सेबी ने क्या कहा, पहली बात बेटा नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का काम क्या होता है, उसका काम होता है नए नए डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना, क्या रेमुनरेशन हो वो फिक्स करना। तो हमने कंपनीज एक्ट में क्या सीखा था, एनआरसी पर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होते हैं, पर सारे डायरेक्टर सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव ही हो सकते हैं। मतलब आप कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एनआरसी पर अपॉइंट नहीं करते। और एज पर कंपनीज एक्ट आपके एनआरसी के आधे डायरेक्टर, दैट इज एटलीस्ट 50% डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। कंपनी के चेयरपर्सन को आप एनआरसी पर अपॉइंट कर सकते हो। मतलब अगर कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी था, फिर भी अगर आप उसे चाहे तो एनआरसी पर ला सकते हो, पर वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं बनेगा। ये सब बातें आपने कंपनीज एक्ट की सीखी थी। देखते हैं सेबी ने इनमें से कितनी बातों को बोरो किया। सेबी ने कहा जी एनआरसी पर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, बहुत बढ़िया, पर उसमें से 2/3 होंगे इंडिपेंडेंट। एज पर कंपनीज एक्ट आधे इंडिपेंडेंट से काम चल जाता था, पर सेबी कह नहीं चाहिए, मेरी एनआरसी पर 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे चाहे उसने एसआर शेयर इशू किए हैं या नहीं। दैट इज एनआरसी के केस में सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हमेशा 2/3 डायरेक्टर कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। ये कमेंटमेंट भी है, ये बात पहले कुछ अलग होती थी, पर आज के दिन में ध्यान रखना, एज पर सेबी एनआरसी पर 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सारे के सारे मेंबर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होंगे। चेयरपर्सन आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, एजीएम में प्रेजेंट रहेगा, पर यहां पर वही सेम एक्सेप्शन आई कि अगर आप चाहो कंपनी के चेयरपर्सन, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस चाहे, वो मुकेश अंबानी जो एमडी हैं और कंपनी के चेयरमैन है, उन्हें अगर चाहे तो एनआरसी पर अपॉइंट तो कर सकती है, पर वो उन्हें एनआरसी का कभी भी चेयरमैन नहीं बना सकती। इस चीज का ध्यान रखना। अगली बात आई कोरम की। कोरम की बात ऑलमोस्ट ऑडिट कमेटी जैसी थी, क्योंकि एनआरसी का कोरम कितना है, 2 मेंबर या 1/3 विचएवर इज हायर। बस एक चेंज क्या आ गया, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट। तो ध्यान रखना ऑडिट कमेटी के केस में 2 इंडिपेंडेंट चाहिए थे, यहां पर आपका काम 1 इंडिपेंडेंट से चल रहा है, और मीटिंग के लिए कहा गया साल में 1 बार मीटिंग कर लेना, आपका काम चल जाएगा। फिर बात आई जी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एज पर कंपनी सेक्ट कोई भी कंपनी एसआरसी कब बनाती थी, अगर उसमें 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स थे। सेबी क्या कह रहे हैं जी, एसआरसी एक लिस्टेड कंपनी को हमेशा बनानी है, और इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। सेबी ने कहा जी एसआरसी पर आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, पर 1 इंडिपेंडेंट से नॉर्मली काम चल जाएगा। पर अगर आपने एसआर शेयर इशू कर दिए, आपके 2/3 डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। और चेयरमैन आप किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, एजीएम में वो प्रेजेंट रहेंगे। कोरम के लिए सेबी ने कुछ बताया नहीं, एंड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी होगी साल में सिर्फ 1 बार। फाइनली यहां पर आई रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ध्यान रखना ये एक नई कमेटी है, ये कमेटी एज पर कंपनी से बनाना मैंडेटरी नहीं होता, पर सेबी कह रहे जी लिस्टेड कंपनी को ये कमेटी बनानी है। पर सेबी ने एक राहत दी, और सेबी ने क्या कहा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हर लिस्टेड कंपनी नहीं बनाएगी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट आप पर सिर्फ कब अप्लाई करेगी, अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हो, या अगर आप एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी हो। सर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी का मतलब एक ऐसी लिस्टेड एंटिटी जिसने अपने कम से कम 500 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करवाया हो, तो जी सिर्फ यही कंपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी। और ध्यान रखना बेटा यही एक ऐसी कमेटी है जिसके कॉम्पोजिशन के लिए सेबी ने क्या कहा, इस कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होंगे विद मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। मतलब ये एक ऐसी कमेटी है जहां पर आप नॉन डायरेक्टर्स को भी मेंबर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हो, वरना ऊपर वाली सारे कमेटीज में सिर्फ डायरेक्टर मेंबर बनते थे, पर इस कमेटी में आप नॉन डायरेक्टर को भी मेंबर बना सकते हो, क्योंकि यहां पर 3 मेंबर होने चाहिए। मेजॉरिटी अगर डायरेक्टर है तो काम चल जाएगा, बस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर हो। एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है, 2/3 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड फाइनली चेयरपर्सन शैल बी अ डायरेक्टर। मतलब अगर आपने डायरेक्टर और नॉन डायरेक्टर दोनों को कमेटी पर अपॉइंट किया, चेयरमैन आप सिर्फ किसी डायरेक्टर को ही चुनो। कोरम की रिक्वायरमेंट यहां पर कितनी आ गई, ऑलमोस्ट सेम थी, बस एक चेंज क्या है, 2 मेंबर और 1/3 मेंबर विच एवर इज हायर, पर कम से कम एक डायरेक्टर प्रेजेंट रहना चाहिए।
ऊपर एनआरसी और ऑडिट कमेटी में आपने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां ध्यान रखना एक डायरेक्टर जरूर प्रेजेंट हो, मतलब सिर्फ नॉन डायरेक्टर्स मिलकर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं कर सकते। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, साल में 2 बार मीटिंग पक्का करेगी और 2 मीटिंग के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा आपकी आई चारों कमिटीज की रिक्वायरमेंट। आई हैव ट्राइड कि मैंने बहुत स्ट्रीमलाइंड मैनर में यहां पर आपको कॉम्पैक्ट बुक में दे पाऊं, और कंपनीज एक्ट से क्या वेरिएशन है वो भी मैंने बताने की कोशिश करी। तो ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट आई रिगार्डिंग वेरियस कमिटीज। अगली बात आ रही है अब रेस्ट्रिक्शन ऑन कमेटी मेंबरशिप। सर अभी तो रेस्ट्रिक्शन पढ़ के आए हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन जो आपने रेगुलेशन 17A में पढ़ी, ये रेस्ट्रिक्शन किस चीज पर थी, डायरेक्टरशिप पर, कि मैं कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता हूं। अब हम जो रेगुलेशन 26 पढ़ रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन किस चीज पर है, कमेटी मेंबरशिप, कि मैं कितनी कितनी कमेटीज का मेंबर हो सकता हूं। सबसे पहली बात, इस रेगुलेशन में बेटा हम जो कमेटी मेंबरशिप काउंट करेंगे, हम कमेटी मेंबरशिप काउंट करते हैं सिर्फ एसआरसी एंड ऑडिट कमेटी। तो ये जो रेगुलेशन की बातें सिर्फ कब अप्लाई करेगी, अगर मैं किसी ऑडिट कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूं या मैं किसी एसआरसी का मेंबर बनना चाहता हूं। अगर मैं एनआरसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या किसी और कमेटी का मेंबर हूं, वो इस रेगुलेशन में काउंट नहीं होता। पहली इंपॉर्टेंट बात, तो ये सेक्शन सिर्फ ऑडिट कमेटी और एसआरसी की मेंबरशिप पर लगता है। पर अगर लेट सपोज मैं किसी प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी की ऑडिट कमेटी या एसआरसी पर आ जाऊं, तो मेरे को इन कंपनीज की मेंबरशिप काउंट नहीं करनी। मतलब अगर मैं इनमें से किसी कंपनी में ऑडिट या एसआरसी के ऊपर मेंबर हूं, तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं करी। तो सर ये रेगुलेशन अप्लाई करेगी कब, ये रेगुलेशन तब अप्लाई करेगी अगर मैं किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं, अगर मैं किसी लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की ऑडिट कमेटी या एसआरसी पर मेंबर या चेयरमैन बनना चाहता हूं, तो ये रेगुलेशन मुझ पर लगाती है रोक। और इसने मुझे क्या कहा कि जी आप मैक्सिमम मेंबर बन सकते हो 10 कमेटीज के, और आप चेयरमैन बन सकते हो मैक्सिमम 5 कमेटीज के अक्रॉस ऑल दी लिस्टेड एंटिटीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर विच शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलो। सो ध्यान रखना, मैं लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की अगर ऑडिट कमेटी और एसआरसी पर जाता हूं, तो मेरे को मैक्सिमम 10 कमेटीज का मेंबर बनना अलाउड है और 5 कमेटीज का चेयरपर्सन बनना अलाउड है। ध्यान रखना, ये 17A से अलग कैसे, 17A यूज्ड टू डील विद डायरेक्टरशिप एंड 26 डील्स विद कमेटी मेंबरशिप, एंड यही सारी बातें बेटा आपकी आई रिगार्डिंग ऑल दी कमेटी। तो ये है हमारी एलओडीआर रेगुलेशंस का पहला लेग, जहां पर सेबी लिस्टेड कंपनी को बता रहा है आपका बोर्ड कैसा दिखेगा, ऑडिट कमेटी कैसी दिखेगी, सारी कमेटीज की आपने चर्चा करी, ये सारी डिस्कशन यहां पर हुई समाप्त। एक बार के लिए भैया फुल स्क्रीन कर देना प्लीज, फुल स्क्रीन कर देना एक बार। अब आ रही है बेटा एलओडीआर रेगुलेशन की दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तो पहली बात तो आपने देख ली डायरेक्टर्स एंड कमेटीज की। अगली जो बात आ रही है वो आ रही है सब्सिडरी कंपनीज की। इस बात को बड़े ध्यान से पढ़ना, बिकॉज सेबी ने इस रेगुलेशन को जिस तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है, इसकी इंटरप्रिटेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत सारे बच्चे इसकी इंटरप्रिटेशन कई बार कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये रेगुलेशन किसी से डील कर रहा है, ये कह रहा है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। फॉर एग्जांपल बेटा आज हमारे देश में एक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, आज रिलायंस की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। तो आज रिलायंस के जो शेयर का वैल्यू है या रिलायंस की अपनी जो वैल्यू है, वो सिर्फ अपने धंधे से ड्राइव नहीं होती, उसकी सब्सिडरीज जो काम कर रही हैं वो भी रिलायंस के शेयर को इंपैक्ट करता है, बिकॉज रिलायंस उसमें इन्वेस्टमेंट करे हुए है। तो आज अगर सब्सिडरी अच्छा काम करेगी, रिलायंस की वैल्यू बढ़ेगी, सब्सिडरी गलत काम करेगी, रिलायंस की वैल्यू घटेगी। तो लॉ कह रहे हैं रिलायंस, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो, आपको अपनी सब्सिडरीज के रिगार्डिंग भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे पूरे। पर यहां पर बेटा इस रेगुलेशन के तहत सब्सिडरीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सर 3 कैटेगरी में बांटा गया, इसका क्या मतलब है, यहां पर सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट ले डाउन की गई, और ये जो पहली बात है ये अप्लाई करती है सारी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी पर। दैट इज जो पहली बात यहां पर आ रही है, ये कब लगेगी, अगर रिलायंस की कोई अनलिस्टेड सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी कैसी है, मटेरियल। यहां पर मटेरियल का क्या मतलब है, यहां पर इस वाले पॉइंट के लिए मटेरियल का मतलब एक ऐसी सब्सिडरी जिसमें हमारे ग्रुप की इनकम 20% से ज्यादा आती है। मतलब अगर रिलायंस साल भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है, मतलब रिलायंस और उसकी सब्सिडरी मिलके पूरा 1000 करोड़ रुपए साल का कमाती है, तो अगर किसी सब्सिडरी से 200 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है, तो वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, क्योंकि 20% से ज्यादा कमाई करके वो सब्सिडरी मुझे देती है। या बेटा अगर किसी सब्सिडरी में मेरे नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो वो इस वाले पॉइंट में क्या कहलाएगी, मटेरियल। ध्यान रखना, इस पे सिर्फ इस वाले स्पेसिफिक पॉइंट के लिए मटेरियल सब्सिडरी का मतलब अलग होता है, और वो मतलब क्या है, 20% से ज्यादा। तो आज अगर रिलायंस आपकी कोई अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिलायंस आपको मेक श्योर करना होगा कि रिलायंस का कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
आप अपनी उस अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के बोर्ड पर करेंगे अपॉइंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर on the board of listed entity shall be a director on the board of unlisted material subsidiary, चाहे वो सब्सिडरी इंडिया की है चाहे वो इंडिया के बाहर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो ये पहली रिक्वायरमेंट आपको करनी है पूरी। और यहां पर एक चीज का बड़ा अच्छा ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल बेटा रिलायंस है, रिलायंस की एक मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है, लेट्स सपोज जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। तो लॉ ने क्या कहा? रिलायंस आप अपने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सब्सिडरी के बोर्ड पर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना। अब सवाल क्या उठा? कल को बेटा अगर इस डायरेक्टर का रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस लेट से वेकेट हो जाता है, तो क्या वो सब्सिडरी में एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू कर पाएंगे? द आंसर इज नो। ये बात हमने सीखी थी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 167 में। क्योंकि 167 में हम क्या सीखते थे? अगर किसी पर्सन को किसी कंपनी में डायरेक्टर का पद क्यों मिला है? क्योंकि वो उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में डायरेक्टर था, उस वजह से उसे आज यहां पर डायरेक्टरशिप का पद मिला। तो अगर ओरिजिनल कंपनी में आपकी डायरेक्टरशिप खत्म होती है, नीचे वाली कंपनी में भी आपकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये आया पहला कंप्लायंस। और ये वाला कंप्लायंस रिलायंस आप कौन कौन सी सब्सिडरी के लिए करोगे? सारी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। फिर आ रही है दूसरी बात। दूसरी बात, रिलायंस आप किसके लिए कंप्लाई करोगे? सारी अनलिस्टेड सब्सिडरीज के लिए, चाहे वो मटेरियल है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज, अब जो आप सीखने जा रहे हो ये वाली बातें किस पर अप्लाई करेगी? अनलिस्टेड सब्सिडरी। तो रिलायंस आपकी जितनी भी सब्सिडरीज अनलिस्टेड है, उनके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, रिलायंस की ऑडिट कमेटी की एक जिम्मेवारी है कि वो सारी अनलिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करे, स्पेसिफिकली उनकी इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करे। मतलब रिलायंस की जिस भी अनलिस्टेड सब्सिडरी ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, रिलायंस की ऑडिट कमेटी उन पर खास ध्यान रखेगी। ये आई पहली बात। ये इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पर एक बार एमसीक्यू बना हुआ है। दूसरा काम, रिलायंस की जब भी कोई बोर्ड मीटिंग आएगी, उस बोर्ड मीटिंग में उसकी अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड मीटिंग के मिनट्स किए जाएंगे पेश। मतलब रिलायंस आपकी जितनी भी अनलिस्टेड सब्सिडरीज है, उनकी जब भी कोई बोर्ड मीटिंग आती है और उसके मिनट्स बनते हैं, वो मिनट्स रिलायंस करेगा कंसीडर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ने क्या कहा? द मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी shall bring a statement of all significant transaction before the board of listed entity। मतलब रिलायंस अगर जियो ने साल भर में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी है, तो जियो की मैनेजमेंट आपके डायरेक्टर्स के सामने वो वाली ट्रांजैक्शन हाईलाइट करके बताएंगे कि देखो जी, साल में हमने ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है, और यहां पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किसे माना जाएगा? फॉर एग्जांपल बेटा, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की अपनी साल भर का रेवेन्यू था 1000 करोड़। तो अगर उसने किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में 100 करोड़ से ज्यादा की सेल कर दी, वो ये बताएगी। उसके अपने एक्सपेंसेस साल भर में थे 500 करोड़ के, अगर उसने एक सिंगल ट्रांजैक्शन या एक सिंगल खर्चा 50 करोड़ से ज्यादा का कर दिया, वो बात रिलायंस को बताई जाएगी। अगर उसके अपने एसेट्स थे लेट्स सपोज 500 करोड़ के, तो अगर उसने एक एसेट खरीद लिया 50 करोड़ से ज्यादा का, ये सिग्निफिकेंट है। या लेट्स सपोज उसकी बुक्स में टोटल लायबिलिटी आ रही थी 300 करोड़ की, और उसने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 50 करोड़ का लोन रेज कर लिया, वो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। दैट इज, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जहां टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी का 10% से ज्यादा हुआ है इन्वेस्ट। एंड फाइनली इस रेगुलेशन ने तीसरी और आखिरी बात बोली। ये जो तीसरी और आखिरी बात है, ये ध्यान रखना, ये किस पर अप्लाई करेगी? ये पॉइंट अप्लाई करेगा रिलायंस की सारी मटेरियल सब्सिडरी पर। मतलब ये पॉइंट हर मटेरियल सब्सिडरी के लिए है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज, ये वाला पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिलायंस की हर सब्सिडरी के लिए, बस वो सब्सिडरी कैसी हो? मटेरियल। और यहां पर मटेरियल का क्या मतलब है बेटा? यहां पर जो मटेरियल का मतलब है, ये मीनिंग एक रेगुलेशन 16 है, वहां से डिराइव होता है। और इस वाले पॉइंट के लिए मटेरियल का मतलब क्या होगा? एक ऐसी सब्सिडरी जिसमें हमारी इनकम या नेटवर्थ का 10% से ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो या तो जो 10% से ज्यादा की कमाई करके दे रही है, या जिसमें नेटवर्थ का 10% से ज्यादा लगा है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट में मटेरियल सब्सिडरी का मतलब अलग था, और इस वाले पॉइंट में मटेरियल सब्सिडरी का मतलब अलग है। तो रिलायंस अगर आज आपकी कोई भी मटेरियल सब्सिडरी है, उसके लिए आपको तीसरी किस बात का ध्यान रखना है कि जी वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है। फॉर एग्जांपल रिलायंस आपके लिए जियो आपकी मटेरियल कंपनी है। तो अगर आप फ्यूचर में लेट्स सपोज आज रिलायंस जियो में 60% शेयर खरीदे हुए हैं, तो रिलायंस अगर तो आप इस कंपनी के लेट्स से 5% शेयर बेचते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपकी सब्सिडरी रहेगी। पर अगर आपने इस कंपनी में इतने शेयर्स बेच दिए कि वो शेयर बेचने के बाद आपके पास इस कंपनी के या तो 50% या बस 50% से कम ही शेयर्स बचे, तो ये काम करने से पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा। क्या कहा जी? लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर इन मटेरियल सब्सिडरी रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद अदर सब्सिडरी बिलो टू और इक्वलेंट टू 50%। मतलब आपके पास हर समय उस कंपनी में 50 से ज्यादा शेयर होने चाहिए। अगर आपकी शेयर होल्डिंग 50 और उससे नीचे चली गई, मतलब आपका कंट्रोल उस कंपनी पर जा रहा है, तो इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। या
अगर कंपनी आपने उसके बोर्ड के कॉम्पोजिशन का कंट्रोल एक्वायर किया था, तो वो कंट्रोल आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे विदाउट पासिंग एसआर। और दूसरी कंडीशन यहां पर क्या आई कि जी कंपनी अगर आपकी कोई भी मटेरियल सब्सिडरी है, जैसे कि जियो, अगर जियो अपने साल भर में 20% से ज्यादा एसेट्स सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना चाहेगी, तो उसके लिए पहले रिलायंस के मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई भी मटेरियल सब्सिडरी अपने 20% से ज्यादा एसेट बेच रही है, तो पहले रिलायंस एसआर पास करेगी। बस अगर ये दोनों काम, मतलब ये शेयर्स बेचना या एसेट बेचना, अगर ये काम किसी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत हुआ है, जो स्कीम किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अप्रूव करी, या आईबीसी में किसी रिजोल्यूशन प्लान के तहत हुआ है, ऐसे केस में एसआर पास करने से आप बच जाते हो, क्योंकि वो रिजोल्यूशन प्लान भी अप्रूव करने का एक प्रोसीजर था और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑलरेडी मेंबर ने अप्रूव कर रखी थी। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आए आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी सब्सिडरी कंपनी, और यही सब बेटा आपके सिलेबस की सारी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो बस आपके सिलेबस में लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस यही कवर्ड है। लास्ट बच्चों बात, अब एलओडीआर रेगुलेशन क्या आ रही है, वो कौन सी आ रही है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो आपने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन तो पढ़ ली, पर अब आ रही है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि जी हर लिस्टेड कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर्स भी टाइम टू टाइम बेसिस पर करने पड़ते हैं। कुछ डिस्क्लोजर तो ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं क्वार्टरली कंप्लायंसेस, मतलब लिस्टेड कंपनी ये वाले डिस्क्लोजर हर क्वार्टर के एंड पर करती है। कुछ होते हैं एनुअल कंप्लायंसेस, तो जी हर लिस्टेड कंपनी साल खत्म होने के बाद ये वाले ईयरली कंप्लायंसेस करती है। और कुछ होते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, मतलब जब जब ये इवेंट अक्कर होगा, फॉर एग्जांपल जब भी डिविडेंड दिया जाएगा, बोनस बायबैक, ये वाले कंप्लायंसेस तब होते हैं। तो यहां पर 3 टाइप के कंप्लायंस आ रहे हैं, और ये डिस्क्लोजर कोई भी लिस्टेड एंटिटी देती किसको है, स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जिसमें बेटा पहले जो 3 केसेस आ रहे हैं, तीनों केसेस की कंप्लायंसेस कितने दिन में होती है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। मतलब जैसे कोई क्वार्टर फिनिश हुआ, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2022 का क्वार्टर फिनिश हुआ 31 दिसंबर 22 को, तो जैसे कोई क्वार्टर फिनिश हो जाएगा, कंपनी एक तो आप तैयार करोगे अपनी ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की रिपोर्ट। सर इसमें कंपनी क्या बताएगी, कंपनी बताएगी जी दिसंबर वाला क्वार्टर जब शुरू हुआ था, तो अक्टूबर के बिगनिंग में हमारे पास इन्वेस्टर्स की इतनी कंप्लेन पेंडिंग थी, ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें इतनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें से हमने इतनी कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ कर दी, और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इतनी कंप्लेंट्स अभी भी रिजॉल्व होना पेंडिंग है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके 21 दिन में हम फाइल करते हैं। दूसरा जी, कंपनी आपको सेबी द्वारा दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से अपनी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी रिपोर्ट हर क्वार्टर में बनानी होगी कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाई कर रहे हो। उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी डिस्क्लोजर देना कि क्वार्टर में आपने कौन कौन सी आरपीटी करी, और इस रिपोर्ट को साइन करेंगे या तो कंप्लायंस ऑफिसर या सीईओ, और ये रिपोर्ट भी 21 दिन में फाइल होगी। और फाइनली लिस्टेड एंटिटी, आप हर क्वार्टर की अपनी एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें आप बताना कितने शेयर प्रमोटर के पास हैं, कितने शेयर पब्लिक के पास हैं, कितने शेयर एम्प्लॉय के ईसॉप के पास हैं। तो ये एक रिपोर्ट भी आप 21 दिन में करना फाइल। बस ये जो तीसरा केस है, इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं। ये जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इवेंट बेस्ड है। कौन से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर कंपनी आप लिस्ट होने वाले हो, तो लिस्ट होने से एक दिन पहले का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको फाइल करना होगा। और कंपनी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बार सवाल आया था कि कंपनी अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इस तरीके से कोई भी चेंज करते हो कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल से ज्यादा बदला, फॉर एग्जांपल आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ थी और आज आपकी पेड अप कैपिटल 105 करोड़ हो गई, आपने नए शेयर वगैरह इशू कर दिए, तो कभी भी अगर आप कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करते हो जो आपकी पेड अप कैपिटल के 2% से ज्यादा है, वो वाली बात भी आप 10 दिनों के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस को बताते हो। मतलब ऐसे केस में भी विद इन 10 डेज आप अपना एक शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज के पास करोगे फाइल। तो ये आई बेटा आपकी 3 रिक्वायरमेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीसीएस। जी से क्या बना, ग्रीवियांस रिड्रेसल, सी से आपका क्या बना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट, और एस से क्या बना, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगला पॉइंट आ रहा है, कंपनी अगर आपने पब्लिक इशू से कोई पैसा रेस किया था और उसमें आपने कहा था जी आप इस पैसे का इस्तेमाल लेट से नए आउटलेट्स खोलने के लिए करोगे, पर आपने उसका इस्तेमाल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कर दिया, मतलब आप अपने डिफाइंड ऑब्जेक्ट से डिविएट कर गए, या आपने कहा था आप 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के टुवर्ड्स करोगे, पर आपने उससे फिक्स्ड एसेट खरीद लिया। तो जब भी आप ऐसा कोई डेविएशन या वेरिएशन करोगे, उसके लिए भी आपको एक फाइलिंग करनी रहेगी। यहां पर कोई टाइमलाइन आपको नहीं दी गई। एंड फाइनली बेटा ये लास्ट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कि लिस्टेड एंटिटी आप साल के एंड पर तो अपने एनुअल खाते बनाओगे, उनका कंप्लीट ऑडिट भी कराओगे, पर साथ ही आपको अपने क्वार्टरली खाते भी स्टॉक एक्सचेंजेस के पास फाइल करते रहना पड़ेगा। तो जब आपका 1 अप्रैल 2022 को फाइनेंशियल शुरू हो रहा है और 31 मार्च 23 को खत्म हो रहा है, तो इस साल आप 4 बार खाते फाइल करोगे। मतलब पहले तो आप अपने क्वार्टर 1 के खाते बना के वो फाइल करना,
उसके बाद कंपनी आपको अपने क्वार्टर टू के भी खाते बनाने, बस ध्यान रखना जब आप क्वार्टर टू के खाते फाइल करोगे तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के पास क्वार्टर टू के भी खाते फाइल करने हैं, और ईयर टू डेट मतलब साल के शुरू से लेकर क्वार्टर टू के एंड तक ये खाता भी फाइल करना होगा। कंपनी जब आप क्वार्टर तीन खत्म हो जाए उसके भी खाते आप स्टॉक एक्सचेंजेस के पास फाइल करोगे, और ईयर टू डेट मतलब साल के शुरू से लेकर क्वार्टर तीन के एंड तक वो वाले खाते भी फाइल करना, और फाइनली कंपनी क्वार्टर फोर के खाते भी आपको फाइल करने हैं। बस लॉ ने क्या कहा, क्योंकि कंपनी अभी क्वार्टर फोर है तो आप अपने एनुअल फाइनेंशियल्स भी बनाओगे, तो इसीलिए पहले तीन क्वार्टर के खाते फाइल करने के लिए तो हम आपको 45 दिन का टाइम देते हैं कि क्वार्टर फिनिश होने के बाद विद इन 45 डेज फाइल कर लेना। पर क्योंकि ये जो क्वार्टर फोर के खाते हैं इसके बाद आप एनुअल खाते भी साथ साथ बना रहे हो, तो क्वार्टर टू वाले खाते आपको अलग से ना फाइल करके एनुअल फाइनेंशियल के साथ फाइल करना अलाउड है। और जी एनुअल फाइनेंशियल फाइल करने के लिए कंपनी को कितना टाइम मिलता है, 60 डेज। तो ध्यान रखना पहले तीन क्वार्टर के खाते कंपनी 45 दिन के अंदर फाइल करती है, आखिरी क्वार्टर के खाते फाइल करने के लिए आपको 60 दिन का समय मिल जाता है जो आप एनुअल फाइनेंशियल के साथ करते हो फाइल। बस एक इंटरेस्टिंग बात कि जब कंपनी एनुअल खाते फाइल करते हैं उनका तो प्रॉपर ऑडिट कंपनी करती है, पर जो क्वार्टरली खाते होते हैं कंपनी चाहे तो उनका प्रॉपर ऑडिट भी करवा सकती है, वरना उन्हें अनऑडिटेड फॉर्म में लिमिटेड रिव्यू करवा के भी फाइल कर सकते हैं। दैट इज इनका एलआर रिव्यू आपको करवाना संभव है, और यही बेटा ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। यही टाइमलाइंस आई है कि 45 दिन में क्वार्टरली खाते फाइल होंगे, आखिरी क्वार्टर के खाते 60 दिन में फाइल होंगे, क्योंकि कंपनी का एक ईयरली कंप्लायंस क्या होता है कि कंपनी साल के एंड में अपने एनुअल फाइनेंशियल्स फाइल करती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और एक और ईयरली कंप्लायंस कंपनी आपका क्या आता है कि साल खत्म होने के बाद ऑब्वियसली कंपनी आप अपनी एजीएम बुलाओगे, तो एजीएम से 21 दिन पहले आप अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करके सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करते हो। तो आपका एक और एनुअल कंप्लायंस क्या है कि जैसे ही साल खत्म होगा, जैसे 31 मार्च 23 आया, तो इस साल की जब भी एजीएम आने वाली है उस एजीएम में आप अपने मेंबर से अपनी एनुअल रिपोर्ट अप्रूव करवाते हो, तो वो एनुअल रिपोर्ट आप एजीएम से 21 दिन पहले मेंबर को भेजते हो। सेम बात आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 136 में भी लिखी थी। और साथ में इसने क्या कहा, जब भी आप अपने मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट भेजना स्टार्ट करोगे उसकी एक कॉपी आप पैरेलली स्टॉक एक्सचेंजेस के पास भी फाइल कर देना, और उसे अपनी वेबसाइट पर भी कर देना अपलोड। दैट इज जैसे 21 दिन पहले मेंबर को एनुअल रिपोर्ट हम भेजना शुरू करते हैं उसकी कॉपी वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी, और साथ में स्टॉक एक्सचेंज के पास होगी फाइल। और जी बाई चांस एजीएम आई, मेंबर ने एनुअल रिपोर्ट अप्रूव तो करी पर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो आप एक रिवाइज्ड एनुअल रिपोर्ट एजीएम के 48 घंटे के अंदर भी करेंगे फाइल। तो ये आए आपके ईयरली कंप्लायंस। एंड फाइनली एज पर एलओडीआर एक लिस्टेड एंटिटी के इवेंट बेस्ड कंप्लायंस कौन से हैं, दैट इज जब जब ये इवेंट अकर होगा तब तब ये कंप्लायंस किया जाएगा, जिसमें बेटा सबसे पहला कौन सा कह रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट। सर फाइनेंशियल रिजल्ट तो ऊपर फाइल हो चुके, यहां फाइनेंशियल रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो बेटा यहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट फाइल नहीं हो रहे। इस वाले कंप्लायंस में कंपनी क्या बता रही है कि जी जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव करने के लिए कोई बोर्ड मीटिंग बुलाने वाले हैं, तो जिस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल अप्रूव किए जाएंगे उस बोर्ड मीटिंग का भी इंटीमेशन आपको 5 दिन एडवांस में देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर 3 के खाते 21 जनवरी को एक बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करवाए थे, तो जी जिस भी दिन ये बोर्ड मीटिंग आने वाली है इसका 5 दिन एडवांस में आपको अप्रूवल देना, मतलब 5 दिन पहले आप स्टॉक एक्सचेंजेस को बता दोगे कि 21 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग आएगी जिसमें हम अपने फाइनेंशियल करने वाले हैं अप्रूव। बस ध्यान रखना यहां पर लॉ मेकर ने वर्ड 5 डेज का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर लॉ मेकर ने वर्ड का इस्तेमाल किया है 5 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब अगर बीच में कोई छुट्टी थी वो यहां पर काउंट नहीं होगा, तो 5 वर्किंग डेज आपको देखने। और साथ में लॉ मेकर ने एक बात और बोली, डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग 5 डेज में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर 21 जनवरी को मीटिंग आ रही है 21 जनवरी काउंट नहीं होगा, 20, 19, 18, 17, 16 जनवरी को भी इंटीमेशन देने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आप अगर 15 को इंटीमेशन दोगे तब 15 वाला दिन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 15 को हटाकर आप देखना कि आपने 5 दिन पहले इंटीमेशन दे दिया, और ये 5 दिन कैसे होने चाहिए, वर्किंग डेज। बीच में अगर छुट्टी निकली तो काम नहीं चलेगा। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन 5 दिन पहले जाएगा। और क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा क्योंकि ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर डेज भी कितने हैं, 5। तो FF55 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन 5 दिन पहले जाएगा। पर अगर बोर्ड मीटिंग में कंपनी कोई दूसरे मैटर डिस्कस कर रही है, तो ध्यान रखना दूसरे मैटर हैं, तो दूसरे मैटर के लिए दिन भी कितने मिलते हैं, 2। तो अगर बोर्ड मीटिंग आप बुला रहे हो कोई बायबैक अप्रूव करवाने के लिए, कोई डीलिस्टिंग के लिए, कोई फंड रेजिंग के लिए, कोई बोनस इशू के लिए, या डिविडेंड या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के लिए, उस बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन 2 वर्किंग डेज इन एडवांस भी जा सकता है। तो इसको हमने याद कैसे किया था, दूसरे मैटर के लिए आपको 2 वर्किंग डेज मिल जाते हैं, और यहां भी वर्किंग डेज देखेंगे और डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होता।
अगला इवेंट बेस्ड कंप्लायंस आया प्रायर इंटीमेशन ऑफ ऑल्टरेशन। इसको हमने कैसे याद किया था? अगर जी कंपनी अपने डिबेंचर्स या प्रेफरेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड को 10 से बढ़ाकर 11 करना चाहती है, तो अगर आप 10 से 11 जाओगे तो आपको उसका इंटीमेशन 11 वर्किंग डेज एडवांस में देना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट कब लगता है? अगर कंपनी अपने सिक्योरिटीज के फॉर्म या नेचर को चेंज कर रही है, फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल को नॉन कन्वर्टेबल बना रही है, 10% को 11 कर रही है, या कंपनी आप प्रेफरेंस या डिबेंचर को जिस दिन रिडीम करने वाले थे अब वो वाली डेट बदलना चाहते हो, या उनका ब्याज जिस दिन पे होना था अब वो वाली डेट चेंज करना चाह रहे हो, नेट नेट अगर आप उनके राइट्स को वेरी कर रहे हो, तो इसके अप्रूवल के लिए आप जो भी मीटिंग बुलाओगे उसका इंटीमेशन भी 11 वर्किंग डेज एडवांस में जाएगा। बस ध्यान रखना, यहां पर लॉ मेकर ने अलग से नहीं लिखा कि डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ इंटीमेशन एक्सक्लूड होगा, तो आप सीधा डेट ऑफ मीटिंग से 11 दिन घटा देना, दैट विल बी योर आंसर। इस पर पेपर में सवाल आए हुए हैं, पेपर में एक सवाल आया था कि 14 जुलाई को ये मीटिंग होने वाली है, बताइए इंटीमेशन कब तक जाएगा? तो ये अगर 14 जुलाई को मीटिंग थी तो 11 दिन घटा देंगे, 3 जुलाई को ये वाला इंटीमेशन जा सकता। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। तो ये आया अगला इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। इसके बाद मैं लास्ट पॉइंट पहले पढ़ रहा हूं कि कंपनी कभी भी आप अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंज करते हो तो चेंज हो जाने के बाद अगले 2 दिन में आप ये वाली बात इंटीमेट करोगे। तो 2 वर्किंग डेज एडवांस में नहीं, चेंज हो जाने के बाद 2 दिन में आप ये वाली बात करते हैं इंटीमेट। एंड फाइनली यहां पर आए 2 और पॉइंट्स, इनको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट आ रहा है रिकॉर्ड डेट का, कि जी कंपनी जब भी कोई डिविडेंड लाती है, बोनस इश्यू लाती है, राइट इश्यू लाती है, तो कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। रिकॉर्ड डेट का पर्पस क्या होता है? जो भी मेंबर का नाम उस रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के रजिस्टर में आ रहा है उसको वो डिविडेंड, बोनस या राइट इश्यू मिलता है। तो लॉ ने क्या कहा जी, नॉर्मली कंपनी कभी भी आप रिकॉर्ड डेट फिक्स करोगे उसका इंटीमेशन 7 वर्किंग डेज इन एडवांस होना चाहिए, पर अगर वो रिकॉर्ड डेट राइट्स इश्यू की थी तो राइट्स इश्यू के केस में 3 वर्किंग डेज इन एडवांस हम बताते हैं। और यहां पर एक बात और सीखी थी, 2 रिकॉर्ड डेट के बीच में 30 दिन का गैप कंपनी जरूर रखना। तो रिकॉर्ड डेट वाली बात आप 7 दिन पहले बताते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभी हम मार्च के महीने में खड़े हैं, वेदांता का एक डिविडेंड आने वाला है और वेदांता ने 7 अप्रैल 2023 को ना रिकॉर्ड डेट रखी है, तो वेदांता ये रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। दैट इज वेदांता आपकी जो भी रिकॉर्ड डेट होगी 7 वर्किंग डेज पहले आप बता देना कि 7 तारीख आपकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है, ताकि किसी भी मेंबर को अगर डिविडेंड वगैरह चाहिए वो प्रॉपर्ली प्लानिंग कर पाए। तो रिकॉर्ड डेट का इंटीमेशन 7 दिन पहले दे देना कि जी वो मेरी रिकॉर्ड डेट है। अब लेट्स सपोज बेटा वेदांता ने ये इंटीमेशन ना 23 जनवरी को ही दे दिया था कि जी 7 अप्रैल रिकॉर्ड डेट होगी, जिसको भी डिविडेंड चाहिए 7 अप्रैल से पहले अपनी प्लानिंग कर ले। अब बेटा 23 जनवरी को उन्होंने ये तो बता दिया 7 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है, पर क्या 23 जनवरी को उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि जी उस दिन हम कितना डिविडेंड बांटेंगे? लॉने का नहीं, लॉने का आप रिकॉर्ड डेट तो 7 दिन एडवांस बता देना, पर उस दिन आपका डिविडेंड कितना बटेगा इस चीज के लिए तो बोर्ड मीटिंग आएगी, डायरेक्टर इस चीज को डिसाइड करेंगे। तो लॉने का वो जो डेट या जिस दिन आप बोर्ड मीटिंग बुलाने वाले हो जिसमें आप डिविडेंड का रेट फाइनलाइज करोगे कि जी अगर इंटरिम डिविडेंड बांटना है 10 रुपए का बांटे, 12 रुपए का बांटे, वो वाली बोर्ड मीटिंग आपकी रिकॉर्ड डेट से 5 वर्किंग डेज इन एडवांस आनी चाहिए। तो जो अगला टाइम लिमिट आया बेटा वो यही आया, और अगले टाइम लिमिट ने क्या कहा? अगले टाइम लिमिट ने यही कहा, द लिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड बिफोर द रिकॉर्ड डेट फिक्स फॉर दिस पर्पस 5 वर्किंग डेज इन एडवांस। तो जो भी आपकी रिकॉर्ड डेट है उससे 5 वर्किंग डेज इन एडवांस आप पहले ही बता देना कि आपका डिविडेंड का अमाउंट क्या है। तो इन बातों को बेटा हमने कैसे सीखा था? कंपनियां जो भी रिकॉर्ड डेट सेट करती है, कंपनी रिकॉर्ड डेट सेट करने के 7 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको बता देगी कि ये डेट मेरी रिकॉर्ड डेट है। अब जो भी आपकी रिकॉर्ड डेट है उससे कम से कम 5 दिन पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाकर उसमें डिविडेंड का अमाउंट या रेट फाइनलाइज करवा लेते हो, तो ये बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट है और आप 5 अप्रैल को मीटिंग बुलाकर डिविडेंड फाइनलाइज करो, नहीं, मीटिंग 5 दिन पहले आ जानी चाहिए। और एक चीज और बहुत बढ़िया लिंक होगी, अगर बेटा बोर्ड मीटिंग आ रही है डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर करने के लिए, उस बोर्ड मीटिंग का दूसरे मैटर का इंटीमेशन हम कितने दिन पहले देते हैं? 2 दिन पहले। ये बात भी आज ही हमने सीखी कि जी अगर आप बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो डिविडेंड डिक्लेयर करवाने के लिए, उस बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन 2 दिन पहले जाता हो। तो प्रैक्टिकली कंपनीज क्या करती हैं, वो रिकॉर्ड डेट के कम से कम 7 वर्किंग डेज इन एडवांस स्टॉक एक्सचेंजेस को एक इंटीमेशन देकर क्या बता देती है कि जी मेरी रिकॉर्ड डेट वो है और बोर्ड मीटिंग आज से 2 दिन बाद आने वाली है। तो ये दोनों इंटीमेशन कंपनीज जनरली साथ में क्लब करके फाइल कर देती हैं, जिसमें वो कहेंगे जी मेरी रिकॉर्ड डेट वो डेट है और मैं बोर्ड मीटिंग इस दिन बुलाने वाली हूं, ये डिसाइड करने के लिए कि डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा। आई होप बेटा ये लॉजिक आपको समझ में आ गया हो। लॉजिक नहीं भी समझ में आया, आप बस ये डे जरूर ध्यान रखना क्योंकि आपके पेपर में इन पर सवाल आते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। बेटा आपकी एलओडीआर रेगुलेशन में पहले रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ बातें आती थी, वो वाले प्रोविजन यू कैन स्किप। आप बस इतनी बातें पढ़कर चले जाना, दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर योर सिलेबस एंड फॉर योर एग्जाम्स।
आई होप बेटा आपको ये एलओडीआर रेगुलेशन समझ में आई हो, पसंद आई हो, और हमने जो ये हैवी रेगुलेशंस थी इनको अपनी कॉम्पैक्ट में 3 पेजेस में समराइज करने की कोशिश करी है। एंड इसी तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द सक्सेस। आई होप आज की क्लास आपके पेपर में आपको बहुत मदद करेगी। आगे भी इसी तरीके से क्लासेस के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।